सराय इनायत थाना क्षेत्र के घरहरा गांव का एक मामला सामने आया है, जहां 10 वर्षीय बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों घर से आम बीनने के लिए बच्ची निकली थी। वापस घर न आने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए सराय इनायत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची घरहरा निवासी बलवंत भारती की बेटी बताई जा रही है। इस बीच परिजनों ने पुलिस पर सही से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। थाना लोहा मंडी के आगरा विकास प्राधिकरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विकास प्राधिकरण की महिला क्लर्क ने अविप्रा के वित्त नियंत्रक पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि लगभग 1 महीने से अधिकारी महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था और मंगलवार की सुबह भी महिला के साथ शारीरिक शोषण का प्रयास अधिकारी द्वारा किया गया। महिला के इस आरोप से अविप्रा में हंगामा मच गया है। बता दें कि महिला क्लर्क ने थाने में तहरीर दी है। वहीं आरोपी वित्त नियंत्रक सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी का कहना है कि वो महिला को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है। मेरे हाथ पे और उसके बाद जब मैं कवर में से कुछ निकाल के सर में हाथ मारा और मेरा चेहरा खुलवाया कि अपना मास्क नीचे कर कीजिए। फिर जब मैंने मास्क नीचे किया तो सर थोड़ा अपना मुंह वैसे करके ऊपर कर रहे थे, मतलब किस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मैटर। फिर आपने क्या किया? तो मैंने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस है, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। देन उसके बाद मैं ये कहकर चली गई। देन मैंने यहाँ पे किसी कर्मचारी से बोला था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है। उन्होंने बोला 2 मिनट बैठ के थोड़ा शांति से सोचो। फिर मैंने अपने भाई से बात की, फिर मेरे भाई ने यहाँ पे ये सब किया। तुम क्या रीजन है, पहले भी कुछ कर सकती हैं या दिस इज द फर्स्ट टाइम? So this is not the first time. This is happening before 4 time, मतलब before 4 days I think. That time he said I want to hug you. ओके। Yeah. महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में बीते माह हुई ज्वेलर्स के घर लाखों की नगदी सहित सोने चांदी के जेवरातों की चोरी का महोबा पुलिस ने खुलासा कर चोरी की वारदात को अंजाम देने में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों रुपए बरामद कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। सनसनीखेज चोरी की घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने इनाम देने की भी घोषणा की है। हाँ, ये दिनांक 24 जून की रात्रि को थाना कुलपहाड़ में कस्बा कुलपहाड़ के में जो है एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल इस घटना को अनावरण करने के लिए लगभग 4 टीमें लगाई गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में इसमें हमारी टीमों को सफलता प्राप्त हुई है और कल जो है इस संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो चोरी की घटना से संबंधित जो माल था उसको बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य अभियुक्त फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शेष माल की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या ये गिरोह बना के काम करते थे? जी बिल्कुल, ये इनमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं ये कोतवाली थाने के अंतर्गत के रहने वाले हैं और इनका पहले से आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी पहले रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये एक अभ्यस्त अपराधी हैं और ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में इस घटना में भी इनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी की गई। इस तरीके से 60 सरगर्म टीम इसमें भूमिका निभाई है, तो कुछ नाम की घोषणा की? हाँ, इसमें मेरी तरफ से इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है और इन टीमों ने बहुत मेहनत से काम किए और इनको बिल्कुल पुरस्कार दिया जा रहा है। बंगाल से पानीपत के लिए जा रही एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित मछली थाई मांगुर के 3 लाख पीस, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे टोल प्लाजा से पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। बता दें कि पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पे कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम प्रयागराज के हंडिया में खड़े हैं, जहां पर हंडिया पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हंडिया पुलिस ने यहाँ पर अवैध रूप से जा रही 3 लाख मछलियों को पकड़ा है, जिनकी अनुमानित कीमत कुल 9 लाख रुपए हैं। आपको बता दें कि ट्रक सहित 3 और लोगों को पकड़ा गया है और वहीं पर हंडिया पुलिस का यह भी कहना है कि ये थाई मांगुर मछली हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। कमलेश कुमार, एबी स्टार न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। आज थाना हंडिया क्षेत्र के अंतर्गत हंडिया पुलिस ने एक प्रतिबंधित मछलियों से भरी गाड़ी को पकड़ा है और उसके साथ 3 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मछली थाई मांगुर के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल 3000 किलो की मात्रा बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए है। यह मछली एनजीटी के द्वारा प्रतिबंधित है
और इसमें गिरफ्तारी करके मत्स्य विभाग को बुला लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मछली मूलतः पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और पानीपत सप्लाई हेतु जा रही थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज झांसी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत कई कांग्रेसियों ने मिलकर प्रभात रैली निकाली। बताते चले कि झांसी में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के विभिन्न मार्गों से हुए एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा शासनकाल में किसानों को उत्पीड़न कर रही है, कानून व्यवस्था खराब है, जिसको देखो उधर अपराध ही कर रहा है, महंगाई भी चरम पर है, जिसका खामियाजा भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज जो महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज महंगाई का ये आलम है कि आप सोचिए, सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है। दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ 1 किलो तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है। आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सभी जोन में, पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में किया, मथुरा में किया, आज झांसी में, बरेली में और गाजियाबाद में हम लोग ट्रेनिंग के आयोजन कर रहे हैं। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। कांग्रेस की जो अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को, कांग्रेस की जो नीति, सिद्धांत और परंपरा रही है, उस परंपरा को, संगठन का निर्माण कैसे करें, ब्लॉक के नीचे हम कैसे जाएं, ग्राम सभा की कमेटी हमें कब तक बनानी है, न्याय पंचायत की कमेटी कैसे बनानी है, इस पर विस्तार से चर्चा। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सच है उसे हम देश के सामने लाने का, और जो सरकार वर्तमान में चल रही, केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसकी विफलताओं को कैसे हमें जन जन तक ले जाना है, इसका पूरा प्रशिक्षण शिविर हम अपने कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ की कार्यकर्ता जुटे हुए? देखिए, अभी जो झांसी के जो हमारे 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं, ललितपुर के हैं, चित्रकूट के हैं, बांदा के हैं, झांसी के हैं, उरई के हैं और सभी जनपदों के जो बुंदेलखंड से संबंधित है, वहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और शहर के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ये मान कितने 2022 की तैयारी आपकी? देखिए, पार्टी के संगठन का निर्माण करना, संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, विचारधाराओं से ओत-प्रोत रखना और साथ साथ जो वर्तमान में सरकार की विफलता है, चाहे वो गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान और बुंदेलखंड, जिसकी अपनी एक पहचान हुआ करती थी, जिसकी अपनी एक संस्कृति हुआ करती थी, आज बुंदेलखंड को लूटा जा रहा है। माफिया हावी है, रेत पर डाका डाला जा रहा है। बुंदेलखंड के लोगों के जीवन और भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर विवश है, मजदूर परेशान है, पलायन हो रहा है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, नहरें सूखी हैं, तालाब सूखा है, गांव गांव में पानी नहीं है और पानी के लिए तो यहां हत्या हो गई। कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ठप है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो पैकेज दिया था, आज अगर आप नहरें देख रहे हैं या आप अगर झील देख रहे हैं या आप तालाबें देख रहे हैं या सड़कों का निर्माण देख रहे हैं या गांव-गांव में बिजली देख रहे हैं, वह कांग्रेस सरकार की ही तो पिछले समयों की यूपीए सरकार की देन है। किसानों के साथ जिस तरह का यह बर्ताव मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ कर रही है, इसे
हम अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और निश्चित तौर से वो गांव-गांव तक जन जन तक ले जाने का हमारा प्रयास है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रियंका गांधी भी जुड़ी हैं, उन्होंने क्या संबोधन किया? कार्यकर्ता कैसे काम करें और उन्होंने बधाई दिया कार्यकर्ताओं को। कोरोना काल के दौरान जिस तरह मजदूर अगर दिल्ली से तमाम प्रदेशों से पैदल चल कर आ रहा था, उसे जो भोजन कराना, उसके साथ उठना बैठना, उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर या जो ज़रूरत की चीज़ें थी गरीबों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, आम आदमी तक जो पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि हमें ज़मीन पर उतरना है, संगठन को मजबूत कराना है और 2022 के लक्ष्य को हासिल करना है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। गाजियाबाद के विजयनगर स्थित JKG इंटरनेशनल स्कूल में कांग्रेस पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअली पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक आज प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को शामिल होना था। पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग के चलते अजय कुमार लल्लू बुधवार को शिविर में शामिल हो सकते हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रियंका गांधी ने पदाधिकारियों को संबोधित किया। आज का कार्यक्रम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों का प्रशिक्षण शिविर है, जो प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा छत्तीसगढ़ के आदरणीय राजेश तिवारी जी और विनोद वर्मा जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर देने का काम कर रहे हैं, वो आज आए हैं। उन्होंने अपना प्रशिक्षण दिया है और सोशल मीडिया के स्तर पे और किस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी, ग्राम कांग्रेस कमेटी, अनुभाग कमेटी, बूथ कमेटी पे किस तरह से हमें विपक्षी पार्टियों का और सत्ताधारी दल का मजबूत विकल्प बनकर उनका सामना करना है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है। क्राइम ब्रांच गौतम बुद्ध नगर व थाना बिसरख पुलिस के संयुक्त प्रयास से 3 चोरों को लगभग 21,000 रुपये, फोन और कई दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना बिसरख द्वारा और साइबर सेल द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स हैं। सूचना थी पुलिस के पास कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर के कंट्रीज़ में जैसे US, वहाँ पे उनका डेटा वहाँ से मंगाते हैं, जो लीक डेटा होता है मार्केट से, उसको परचेज़ करके उनको कॉलिंग किया करते थे और उनको ये बोलते थे कि आपके कुछ अकाउंट्स में जैसे अमेज़ॉन वगैरह में पेंडिंग पैसे हैं, उसको आप जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद उनके कंप्यूटर्स का, उनके मोबाइल्स का भी रिमोट एक्सेस लेते थे, जो कि कस्टमर के द्वारा ही दिया जाता था, चेक करने के लिए तो पैसे क्यों पेंडिंग हुए। और उसी दौरान ये उनके खातों से पैसे, उनके जो अकाउंट से उससे कुछ पैसे निकाल लेते थे और वो पैसे को फिर इंडिया लेके आते थे। उनके पास से जो एसेट्स बरामद हुए हैं, उसमें से कुछ एसेट्स उन्होंने इनके द्वारा उसी पैसे से परचेज़ किए गए हैं। इसमें 24 लाख की गाड़ी है और कुछ हाई एंड फ़ोन्स हैं, आईफोन लेटेस्ट है और लैपटॉप्स हैं। और इनकी बाकी भी जो गैंग के मेंबर्स हैं, उनकी जानकारी की जा रही है, उनकी भी अरेस्टिंग जल्दी की जाएगी और जो इसमें विधिक कार्रवाई है उसको भी जल्दी खत्म की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कोसी कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें कोसी कलां भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकारिणी और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने मंत्री जी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित लोगों ने मंत्री जी को सभी समस्याओं से अवगत भी कराया, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हॉल के पंखे सिर्फ देखने के लिए लटका रखे थे, चल नहीं रहे थे, और भी तरह तरह की समस्याएं मंत्री जी के समक्ष रखी गई। आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन सेंटरों का भी निरीक्षण किया, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट को भी मंत्री जी द्वारा देखा गया। मंत्री जी ने बताया कि जो भी समस्या आज उनके बीच में आई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी और इस कोरोना जैसी महामारी से बचने का कारण सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन बताया है। वैक्सीन एक कोरोना को भगाने की रामबाण दवा है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। हम लोगों को वैक्सीन की महत्ता को समझना चाहिए। मंत्री जी ने इसी के साथ लोगों में वैक्सीनेशन करने की जागरूकता भी फैलाई। लोगों का विश्वास अब स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बढ़ा है। लगभग 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन OPD के मैंने यहाँ पर देखे। वैक्सीनेशन का भी काम बहुत अच्छी तरीके से भैया थोड़ा सा केंद्र सरकार ने
समय वैक्सीनेशन का काम शुरू किया, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कोविड का जिस प्रकार से प्रबंधन किया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में। वैक्सीनेशन आने के बाद कुछ लोगों ने सामाजिक पाप किया। हाथ आ रहा है भी आपका थोड़ा सा। सामाजिक पाप का मतलब है कि जो व्यक्ति को आज अगर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई कोविड से है वो वैक्सीनेशन है। बाकी सारी सावधानियां बरतनी है, चाहे हाथ धोने से संबंधित हो, चाहे दूरी से संबंधित हो, चाहे मास्क से संबंधित हो, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वैक्सीन है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। फिर पता नहीं उनको किस समय ज्ञान उत्पन्न हो गया कि उन्होंने कहा नहीं केंद्र सरकार की वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जो होती हैं, वैक्सीन होती हैं, दवाएं होती हैं, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के बाद इस समय उसकी स्वीकृति मिलती है भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा और वैक्सीन की पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वीकृति मिलती है, तब लगने जाता है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया जिसकी वजह से लोग आए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम इस बात में सफल हुए, माननीय मोदी जी के उस संदेश को जन जन तक देने के लिए कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बड़ी संख्या में हमारी बहनें, बेटियां, भाई, बंधु वैक्सीनेशन के लिए अब आ रहे हैं। पूरी तरीके से आवश्यकता अनुसार, लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। जो लक्ष्य है लगभग 10 लाख वैक्सीनेशन डोज का हम उसको प्राप्त करेंगे और हर महीने लगभग 2.5 से 3 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। अच्छा मंत्री जी, मैं ये एक मिनट बेटा, मंत्री जी जो देहात की पीएससी हैं, क्या उनकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? सारी व्यवस्थाएं देखिए, अभी तक ये जो व्यवस्थाएं थी, चाहे देहात की पीएचसी हो, चाहे शहर के सीएचसी हो, ये बंद से थे, लोगों को विश्वास नहीं होता था। पहली बार उसमें कुछ काम होना प्रारंभ हुआ है। विषय ये है कि जीरो से हम आगे बढ़े। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर सरकारी अस्पतालों में लोग जाना नहीं चाहते थे, लोगों को विश्वास नहीं होता था। आज लोगों का विश्वास जमा है। विश्वास तब जमा है जब काम प्रारंभ हुआ है। एक एक करके हर सारे पीएचसी और सीएचसी को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। नहीं सर, एक मिनट और सुनिए, आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री के गांव की पीएचसी सांचौली में आप देखिए, एक भी डॉक्टर तैनात नहीं, एक भी फार्मासिस्ट तैनात नहीं है। क्या कहना है उसके बारे में? प्रभारी मंत्री होने के नाते से मेरे संज्ञान में जो भी चीज आती है उसको जरूर। जीटी रोड पर अनियंत्रित ट्रक के पलट जाने से एक भैंस की मौत हो गई तो वहीं एक शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके से ट्रक को उठाने से रोक दिया। दरअसल आपको बता दें कि कुरावली क्षेत्र के बेवर रोड पर बेवर की साइड से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक अचानक सड़क के किनारे पलट गया, जिसके कारण पीड़ित अवनीश पुत्र महिपाल सिंह निवासी घासीराम नगर महादेवा की एक भैंस की ट्रक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं उसके घर के बाहर बना एक शौचालय भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित ने बताया कि जब हादसा हुआ तब वह पास में ही खड़ा था, उसकी सूझबूझ के चलते उसकी जान बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए से ट्रक उठवाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने ट्रक उठाने से रोक दिया। वही सूचना पाकर पहुंचे ट्रक मालिक द्वारा काफी देर तक मामले को रफा दफा करने का सिलसिला भी जारी रहा। ये अकस्मात घटना है, कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से हुआ है बता रहे हैं? चालक नींद में था? नहीं, मैंने तो नहीं कहा चालक नींद में नहीं, यहाँ गांव वाले बता रहे हैं। क्या बता सकता हूँ, मैं तो गाड़ी पे था नहीं साथ में, कैसे बता दूँ? क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे सर? देख रहा हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं, अभी तो मैं आगे खड़ा हूँ। क्या नुकसान हुआ? गाड़ी में भी तो नुकसान हुआ है। हाँ, गाड़ी में नहीं, आपकी गाड़ी में भी नुकसान है। यहाँ गांव वालों बता रहे हैं एक भैंस मर गई है, एक शौचालय भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। लगभग कितना क्या नुकसान है, कुछ पता है आपको? अब भाई इनका तो ये बताएंगे और मेरा तो है जो मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? अब देखता हूँ क्या हो सकता है, बात करता हूँ गाँव वालों से मिलकर, क्या है क्या नहीं हो सकता है। प्रयागराज कोचिंग संचालकों ने आज चंद्रशेखर आजाद पार्क में धरना प्रदर्शन किया एवं सरकार की नीतियों का विरोध भी किया। कोचिंग संचालकों का कहना था कि जब सभी चीजें बंद की जाती थी तो लॉकडाउन हुआ तो कोचिंग भी बंद कर दी गई, परंतु आज मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल एवं सभी कुछ खोल दिए गए हैं, परंतु कोचिंग का अभी भी कोई आदेश सामने नहीं आया है। कोचिंग खोली जाए जिससे कि अध्यापकों को काफ़ी हानि हो रही है एवं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है एवं बच्चों का तो नुकसान हो ही रहा है। एसएस कोचिंग संचालकों का कहना था सरकार तुरंत उनकी समस्याओं को संज्ञान में लें एवं कोचिंग को भी खोलने की अनुमति प्रदान करें। देखिए ऐसा है, हम सब लोग इलाहाबाद प्रयागराज के जो है कोचिंग सेंटर्स वाले हैं सब लोग, इसमें हम लोग शिक्षक भी हैं और कोचिंग के डायरेक्टर्स भी हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण जो है
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं और इस समय लोग जो है भूखे मरने की स्थिति पे लोग प्रयागराज शहर में आ चुके हैं। बाकी के स्टेट में इवन और डिस्ट्रिक्ट में भी कोचिंग ओपन करने के कुछ ना कुछ आदेश डीएम की तरफ से आ चुके हैं। लेकिन प्रयागराज शहर में पहले भी जब कोरोना आया उसके बाद भी सब कुछ ओपन हो गया, तब भी कोई आदेश यहाँ के कोचिंग सेंटर्स को खोलने को नहीं दिया गया और दोबारा भी ईमानदारी से सारे हमारे भाई लोगों ने कोचिंग सेंटर्स को बंद रखा है। ईमानदारी से कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है, कभी किसी कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि लोगों को जो बिल्डिंगों का अपना रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, घर के खर्चे चलाने हैं, अब 1.5 साल से 2 साल से जो पढ़े लिखे लोग हैं सब घर में बैठे हैं, तो कैसे अपना खर्चा चलाएं। तो हम लोगों की बस यही मांग है सरकार से और प्रशासन से, शासन प्रशासन से, कि जिस तरीके से आपने सिनेमा हॉल को खोल दिया, जिम को खोल दिया, मॉल्स को खोल दिया, सारी एक्टिविटी शहर में स्टार्ट हो गई, सारे व्यापार चल रहे हैं, तो कोचिंग वालों से ऐसा क्या जो है द्वेषभाव है कि कोचिंग नहीं खुलेगा, जिससे बच्चों का वहाँ से भविष्य बनना है। सारे बच्चे परेशान हैं, सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो हम लोगों का यही निवेदन है, यही आग्रह है कि जो है आप जिस तरीके से आपने सारी गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने का जो है आदेश जारी किया है, यथाशीघ्र जो है आप जो है कोचिंग संस्थानों को खोलने का भी आदेश जारी करें। और यदि ऐसा हमारी सरकार या प्रशासन नहीं करता है तो फिर हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसमें फिर हमारे शिक्षक समुदाय का या कोचिंग समुदाय का कोई दायित्व नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग पढ़े लिखे ज़रूर हैं, लेकिन अपने हक को मांगने के लिए भी हम लोग जो है किसी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों को कमज़ोर ना समझा जाए कि यदि हम लोग सभ्यता से और अनुशासन से सारी बातें रख रहे हैं तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारा केवल अनुशासन ही है कि हम जो है, मैं डॉक्टर CP शर्मा, अध्यक्ष प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन। मैं प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन का सचिव डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी सरकार से, शासन और प्रशासन से, दोनों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आधार पे आज 5 जुलाई के बाद जिस तरह आपने गाइडलाइन जारी किया और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम सभी को खोल दिया, उस आधार पे कोचिंग संस्थाओं को क्यों नहीं खोला जा रहा है। हम सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार है। सरकार जो भी अपना गाइडलाइन जारी करेगी उसके अनुसार हम सभी कोचिंग एसोसिएशन के जितने भी कोचिंगें हैं सभी प्रयागराज में उस आधार पे कोचिंग खोलने के लिए तैयार हैं और सभी लोग पिछले 1.5 वर्षों से सरकार के हर एक आदेश का पालन कर रही हैं। तो हर बार जब आदेश आता है तो बंद करने के लिए सभी का साथ में आदेश आ जाता है, लेकिन जब खोलने की बारी आती है, जब अनलॉक की बारी आती है तो हम लोगों का कोई सुध नहीं लिया जाता है। कंडीशन ये है कि अध्यापकगण, बहुत से अध्यापकगणों ने मजबूरी में कई जगहों पे आत्महत्याएं कर ली हैं। परिवार चलाना मुश्किल है। बहुत से अध्यापक प्रयागराज से जो बेघर हो चुके हैं, अपने अपने जिले चले गए हैं। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक से एक बिरले IAS, PCS, IIT, मेडिकल हर साल यहाँ पे 100% रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार इन्हीं लोगों का ख्याल नहीं रखेगी तो किस तरह से यह धरती फिर से उस तरह रिजल्ट दे पाएगी। तो हमारा शासन से यही निवेदन है कि आप तत्काल हम सबका देख रेख करें और हम सबकी कोचिंग संस्थाएं खोलने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी, सचिव प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन।